देखो, सोशल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर बेसिकली पूरा का पूरा बात कर रहा है आपका इंडियन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। देखो यहाँ पे सिनॉप्सिस में भी लिखा, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड वेरियस मेथड टू मेजर्स द पॉवर्टी, यूज द मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। मतलब पॉवर्टी हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लिया, पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स क्या क्या लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या किया। तो देखो ये सबसे पहले जब तो बात करें पॉवर्टी का मतलब क्या है, तो सिचुएशन ऑफ डिप्रीविएशन, इसी को बोलते हैं पॉवर्टी। डिप्रीविएशन मतलब आदमी को जो चीज का लाइफ में नॉर्मल जरूरत है वो उसको नहीं मिले। पॉवर्टी दो टाइप का बताया लोग, ये एमसीक्यू के काम का चीज है, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, हम रिलेट करते हैं ना किसी चीज के साथ। जी सर, अंबानी से रिलेट करके हम लोग। हाँ, अंबानी के मुकाबले पर इंडिया गरीब है जी। तो बोला व्हेन अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल हैव लेस एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। अब यही गलती कि हम लोग अकेले अंबानी से कंपेयर नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द पीपल बोला, मेजोरिटी को जो मिल रहा है वो कुछ लोगों को नहीं मिल रहा, तो वो बिलो पॉवर्टी है। These people are considered as relatively poor in the society. For example, in a village, most of the people live in concrete houses. People staying in mud houses are considered relatively poor. Maximum लोग सीमेंट के घर में रह रहे हैं, हाँ। पक्का मकान में, और कुछ लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं गांव में, तो वो लोग गरीब है उस गांव में। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब हो गया आप अपना बेसिक नेसेसिटी टू लाइफ जो है वो खरीद नहीं पा रहे हो। बेसिक नेसेसिटी तीन ही गिनाए लोग, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर क्लोथिंग। तो देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में लिखा है, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू एब्सोल्यूट डिप्रीविएशन व्हेन अ पर्सन कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, फूड शेल्टर क्लोथिंग एक्सेट्रा, द पर्सन इज अंडर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्लियर है? जी सर। इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने को नहीं है, क्योंकि बात बाकी इसमें उसका गरीबी है, ये वो सब खराब बात है, उसके लिए सब बताए, तो ये आपके एमसीक्यू के काम का चीज नहीं होगा। अब आता है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो सर कैसे पॉवर्टी मेजर करें? पॉवर्टी मेजर करने के लिए टेक्निक निकाला गया जिसको बोला गया पॉवर्टी लाइन। एक लाइन ड्रॉ किया, उस लाइन के नीचे जो लोग हैं वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी पुअर है, और जो उस लाइन के ऊपर है वो लोग अबव पॉवर्टी लाइन यानी पुअर नहीं है एक तरीके से। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन कैन नॉट मीट द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। एब्सोल्यूट नेसेसिटी मेजर किया जा सकता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर किया जा सकता है, रिलेटिव पॉवर्टी मेजर करना मुश्किल है। तो टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी वी यूज थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इनकम विच एंश्योर्स द बेसिक मिनिमम नेसेसिटी। कैसे कैलकुलेट किए पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी कौन है? हम लोग एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखे कि इतना कमाई तो करना ही पड़ेगा तुमको रोटी कपड़ा मकान का कंजम्पशन के लिए, एक लेवल ऑफ इनकम सेट किए। तो यहाँ पे एक लाइन यूज किया, थ्रेशोल्ड ऑफ लेवल ऑफ इनकम, यानी एक लिमिट ऑफ लेवल ऑफ इनकम सेट किया गया कि इस इनकम से कम जो कमाएगा वो अपना बेसिक नेसेसिटी पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या बताया आपने को? देखो जैसे यहाँ पे बोला पॉवर्टी लाइन कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन to meet the basic necessity for a living. The international poverty line is the income of $2 per day in PPP dollar. मतलब डॉलर के कंपैरिजन में कैलकुलेट किया गया पूरा दुनिया में। एक आदमी जो $2 पर डे से नीचे कमा रहा है उसको वर्ल्ड लेवल पे बिलो पॉवर्टी माना गया। ठीक है, तो दुनिया में इनकम के हिसाब से कैलकुलेट किया। इंडिया बोला इनकम के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। इंडिया बोला कि हमको यह देखना चाहिए कि कितना फूड पर डे एक आदमी को रिक्वायर्ड है और उतना फूड उसको मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि इंडिया ये बोला कि तुम $2 पर डे यानी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हारा इनकम अंकिता वही का वही है, 150 का 150, $2 मतलब अराउंड 150 रुपया। आज की डेट में 76 प्लस है डॉलर।
तो 152 54 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, हम एवरेज में 150 पकड़े, तो 150 रुपया इनकम अंकिता आज आप कमा रहे हो, या 150 से ज्यादा कमा रहे हो आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है अंकिता, आप कल भी 150 ही कमा रहे हो, लेकिन खाना महंगा हो गया। अगर हम आपकी केवल इनकम लेवल से ही आपको बीपीएल या ओवर बीपीएल कैलकुलेट करें, बिलो बीपीएल या ओवर बीपीएल, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। जी सर। अभी जैसे इंडिया में फूड इन्फ्लेशन हाई पे जा रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, हाँ। तो आप एक चीज सोचो, इस सिचुएशन में जो कल तक गरीब मतलब कल भी 150 रुपया कमा रहा था, आज भी 150 कमा रहा है, तो कल तो वो गरीब नहीं था, लेकिन बेचारा आज तो खाना ही एफोर्ड नहीं कर पा रहा। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट बोला हम लोग फूड पर डे के कंजम्पशन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो 1977 में एक टास्क फोर्स बनाया गया जो कैलकुलेट किया बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बोला कि डिनोटेड एज अ मंथली पर कैपिटा इनकम रिक्वायर्ड टू एंश्योर आप मंथली कम से कम इतना रुपया कमाओ कि एंश्योर कर सको कि अगर आप गांव में रहते हो तो 2400 कैलोरी आपको मिले, उतना खाना आप खा रहे हो, और अगर शहर में रह रहे हो तो 2100 कैलोरी आपको मिले, उतना खाना खा रहे हो। मंथली आप इतना कमा पा रहे हो। अगर आपका पर कैपिटा इनकम उस मंथली लेवल से ऊपर है तो फिर आपका वो पॉपुलेशन ओवर पॉवर्टी लाइन है। अगर उससे कम बेचारा खाना खा पा रहा है तो बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि फूड का कैलोरी तो कम बेसी रोज होगा नहीं ना, भले आपका इनकम कम बेसी हो जाए। अब रोटी से आपको जितना कैलोरी मिलेगा उतना ही तो मिलेगा अगला दिन भी। हाँ। तो यहाँ पर ये लोग इंडियन गवर्नमेंट बोला हम लोग फूड कैलोरी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो ये 1977 में एक टास्क फोर्स बनाया गया जो बोला 2400 कैलोरी रूरल एरिया में और 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में, क्योंकि गांव में ज्यादा फिजिकल काम होता है ना। हाँ सर। इसीलिए वहां पे कैलोरी ज्यादा चाहिए आपकी बॉडी में। और अब गांव शहर एरिया में ज्यादातर लोग मेंटल वर्क करते हैं, सर करते तो है फिजिकल वर्क फैक्ट्री में बहुत जन, ठीक बात है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत ऐसा है जो मेंटल वर्क ज्यादा करता है। तो वहाँ 2100 कैलोरी से भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ पॉवर्टी लाइन वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड, दुनिया इसको, लेकिन इसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। द पॉवर्टी लाइन ऑल्सो कंसिडर द मिनिमम कैलोरी इंटेक, बट पॉवर्टी रेफर्स टू द एब्सोल्यूट डेप्रिविएशन ऑफ बेसिक नीड। यहाँ पे इसका बुराई क्यों हुआ सर? ये तो लॉजिकल है ज्यादा, वो डॉलर वाला से रुपया में कैलकुलेट करने से अच्छा फूड कैलोरी ज्यादा लॉजिकल है, बिल्कुल हमको भी लगता है लॉजिकल है, लेकिन इसका बुराई इसलिए किया क्योंकि बोला डेफिनेशन क्या था बेटा पॉवर्टी का, जो अपना बेसिक नेसेसिटी ना पूरा कर पाए। जी। अब बेसिक नेसेसिटी क्या खाना ही है? नहीं, शेल्टर, कपड़ा। और आज की डेट में तो हम दो चीज और जोड़ दें उसमें, एजुकेशन एंड हेल्थ। हम हमेशा बोलते हैं 5 बेसिक नेसेसिटी है, 3 नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग सिर्फ फूड को एक पॉइंट बनाया, ठीक है ना, सिर्फ मिनिमम कैलोरी फूड का बात किया है लोग, और ये लोग इसको इग्नोर किया। तो यहाँ लिखा बट पॉवर्टी रेफर्स टू एब्सोल्यूट डेप्रिविएशन ऑफ बेसिक नीड। बेसिक नीड इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। लो ये लोग भी ले आया उसको, लेकिन मिनिमम कैलोरी सिर्फ आपका फूड रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, बाकी रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये इस मेथड से कैलकुलेट हो पाएगा क्या? लेकिन रुपया वाला मेथड से कैलकुलेट हो पाएगा आप कितना कमा रहे हो। हाँ, तो वहां उसका एक प्लस पॉइंट था, लेकिन वहां एक नेगेटिव पॉइंट ये भी दिखता है हम लोगों को कि डॉलर का वैल्यू या रुपया का वैल्यू तो अप डाउन हो सकता है, मनी का परचेसिंग पावर तो अप डाउन होगा, तो खाली मनी से कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था। चलो अब आया सब्सिक्वेंटली अदर एक्सपर्ट कमिटी वेर फॉर्म्ड। तो इसके बाद अदर एक्सपर्ट कमिटी बनाए। अब ये आपका एमसीक्यू के काम का बात आ गया। एक लकड़ वाला कमिटी बना 1993 में, जो कि एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन फॉर ईच स्टेट बेस्ड ऑन पॉवर्टी मेजर्स। वो स्टेट वाइज कैलकुलेट करने का बात की। और 1993 में 2009 में एक और कमिटी बना, इसको बोला गया तेंदुलकर कमिटी। वो बोला कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है चेंज,
अब कैलोरी रिक्वायरमेंट बदल गए। एंड ऑल्सो कैलोरी इंटेक डज नॉट नेसेसरली अफेक्ट द न्यूट्रिशनल इंटेक। अब ये एक और नया पॉइंट निकाल के लाया, बोला सिर्फ कैलोरी मिलने से सारा न्यूट्रिशन मिल जाए जरूरी नहीं है ना। जी रोटी आपको कैलोरी दे रहा है, लेकिन रोटी क्या आपके दाल से जो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, आपके सब्जी से जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो पूरा करेगा? नहीं करेगा। जो विटामिन न्यूट्रिशन आपको चाहिए, तो ये बोला उन फैक्टर को भी लेके आना चाहिए। तो लकड़वाला कमेटी 1993 वो क्या बोला, स्टेट वाइज मेजर करने का बात, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में प्राइसिंग लेवल अलग अलग है ना बेटा। हाँ महाराष्ट्र महंगा आता है कलकत्ता के मुकाबले, सॉरी वेस्ट बंगाल के मुकाबले, हाँ तो वहां का और यहाँ का सेम इनकम सेम इनकम पे कैसे हम चेक करें? यानी वो इन्फ्लेशन फैक्टर को ले आया। तो यानी लकड़वाला कमेटी बोला स्टेट वाइज, और तेंदुलकर कमेटी 2009 में बोला कि कैलोरी सिर्फ मत देखो, न्यूट्रिशनल इंटेक भी देखो। ठीक बात। ये आपके इतना कहानी में आपके एमसीक्यू का क्या क्या टॉपिक गया। एक फॉरेन कंट्रीज में $2 वाला बात, इंडिया में 1977 में कैलोरीज वाला बात 2400-2100। उसके बाद इसका बुराई हुआ तो 2 कमेटी बना, लकड़वाला कमेटी 1993 जो स्टेट्स का बात किया, और तेंदुलकर कमेटी 2009 में जो न्यूट्रिशनल इंटेक का भी बात। न्यूट्रिशन यही हम नोट्स में लिखता, अगर हम अपना नोट्स बनाता ये पूरा कहानी में से हम यही बात उतार लेते, है ना। नेक्स्ट आएगा आपका रंग राजन कमेटी। ये भी एक कमेटी बना 2014 में, जो कि पॉवर्टी लाइन मेजर्स का कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस वो सजेस्ट किया। कमेटी ऑब्जर्व किया क्या क्या, देखो ये रहा बात। कमेटी क्या ऑब्जर्व किया, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट शुड इंक्लूड अपार्ट फ्रॉम कैलोरी इंटेक। तो ये भी कमेटी यही बात किया कि न्यूट्रिशनल इंटेक पे ध्यान दो अब, ठीक है। दूसरा बात क्या बोला, ये पूरा पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट शुड इंक्लूड अपार्ट फ्रॉम कैलोरी इंटेक द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन एंड फैट इन टर्म्स ऑफ नॉर्म स्पेसिफाइड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR जो है, जो रिकमेंड किया कि कितना फैट कितना प्रोटीन एक आदमी को मिलना चाहिए। अकॉर्डिंगली अ बास्केट ऑफ फूड में भी स्पेसिफाइड दैट सेटिस्फाइज दी स्टिपुलेटेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यानी अब खाली तुम कैलोरी मत बोलो, तुम बोलो एक आदमी को क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि उसका न्यूट्रिशनल और कैलोरी दोनों इंटेक पूरा हो जाए। वो खा पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, अगर वो उतना नहीं खा पा रहा है तो फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और क्या बोला, इन एडिशन टू फूड रिक्वायरमेंट पर कैपिटा एक्सपेंडिचर दैट डिनोट द पॉवर्टी लाइन शुड ऑल्सो इंक्लूड सम अमाउंट ऑफ बेसिक नॉन फूड रिक्वायरमेंट लाइक क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, मेडिकल भी बोल सकते थे यहाँ पे। तो यानी ये कुछ नहीं किया, ये बाकी कमिटीज जो पुराने मेथड में बुराइयां निकाल कर लाई, ये उन्हीं मेथड का सॉल्यूशन बता दिया। बोला कैलोरी के साथ एक ऐसा कैलकुलेशन बनाओ कि जिसमें एक बास्केट ऑफ फूड बनाओगे, एक आदमी को क्या क्या खाना चाहिए जिससे वो कैलोरी के साथ बाकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा कर ले, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा। और साथ में एक आदमी का पर कैपिटा इनकम का भी एक एक्सपेंडिचर का जजमेंट लेकर आओ, ताकि वो बाकी रिक्वायरमेंट भी पूरा कर पाए। ये दोनों जो फुलफिल करे उसको बीपीएल मत बोलो, बाकियों को बीपीएल बोलो, ठीक है। रंगराजन कमिटी हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड येट। अब तक इंडिया में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये कब बना था, 2014 में। अब बात क्या आया, वी आर स्टिल फॉलोइंग तेंदुलकर कमिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। हम लोग अभी भी तेंदुलकर कमिटी फॉलो कर रहे हैं। तेंदुलकर क्या बोला था, बोले थे कि न्यूट्रिशनल वाला बात से सिर्फ हाँ। इन 2015 द नीति आयोग फॉर्म्ड ए टास्क फोर्स टू स्टडी पॉवर्टी इन इंडिया। लो, एक का माने नहीं, दूसरा एक और बना दिया। नीति आयोग एक और टास्क फोर्स बनाया 2015 में, रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एज पर द 3 कमिटीज मेंशन्ड अबव। वो तीनों कमिटी का रिकमेंडेशन के हिसाब से एक और कैलकुलेशन निकाल के लाया। We find that रंगराजन कमिटी सजेस्ट a high per capita expenditure per person। रंगराजन कमेटी क्या चाह रहा था कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का एक लेवल सेट किया जाए और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी इंक्लूड किया जाए।
जी और नॉन फूड रिक्वायरमेंट को भी देखा जाए। शो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एंड रूरल एरिया अकॉर्डिंगली टू तेंदुलकर एंड रंगराजन कमेटी 2013-14 में एक फॉर्मूला डेवलप किया गया, हेड काउंट इंडेक्स। क्या लाया गया? HI इंडेक्स, HCI इंडेक्स, हेड काउंट इंडेक्स। फॉर्मूला क्या है? H/N। इसका मतलब क्या है? टोटल पॉपुलेशन उस इनकम लाइज बिलो पॉवर्टी लाइन, इट इज गिवन बिलो, हेड डिवाइडेड बाई N। H का मतलब है नंबर ऑफ पीपल हुज इनकम लाइज बिलो द एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, एंड N का मतलब है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। ये रीजन वाइज कैलकुलेट करने का बात, ठीक है। जी सर। तो ये देखो यहाँ पे बोला H/N, ये फॉर्मूला दिया है। हेड काउंट इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया H/N। H का मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी के हिसाब से। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या था बेटा? मतलब जो अपना बेसिक नेसेसिटी ना पूरा कर पाए। अब बेसिक नेसेसिटी मतलब फूड, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान का बात कह लो, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल आएगा ना कि कितने परसेंटेज ऑफ इंडिया किस रीजन में कितना परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इसी के बेस पे लोग ये कैलकुलेशन निकाला। देखो रूरल में 25.4% बिलो पॉवर्टी लाइन है, अर्बन में 13.7, ओवरऑल 21.9। ठीक है, ये कब का डेटा है? ये 11/12 का डेटा है। तो अपने को यही, हम आपको लेटेस्ट डेटा भी देंगे, वो हम आपको PDF शेयर कर देंगे। इसके बाद आया एक और कैलकुलेशन का तरीका, टोटल पॉवर्टी गैप। द हेड काउंट इंडेक्स मेजर द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन लाइन बिलो द पॉवर्टी लाइन। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु आर मच बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड आर एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड पीपल हुज इनकम आर जस्ट नियर टू द पॉवर्टी लाइन। देखो बेटा, एक बात समझाते हैं। अगर हम बोलते हैं अंकिता, जो आदमी 150 रुपए से कम कमाता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एक आदमी अगर 151 रुपया कमा रहा है, 151, तो बिलो पॉवर्टी लाइन है कि नहीं है? टेक्निकली नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन सिमिलर ही है। सिमिलर ही है। तो ये जो आपका लॉजिक, जो भी पीछे कैलकुलेशंस का पढ़े हम लोग, जी ये खाली एक ही एंगल से बात कर रहा है, कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है, जी और एक ही एंगल से सब कुछ डिटरमाइन करने का कोशिश कर रहा है। तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ पर ये भी बात बोला गया कि पॉवर्टी गैप निकालो, सिर्फ ये मत देखो कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है कौन अबव पॉवर्टी लाइन है। भाई जो एग्जैक्टली जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन है, आप उसको अमीर कैसे मान सकते हो या उसको गरीब कैसे नहीं मान सकते? ये भी तो एक प्रॉब्लम है। एक आदमी 155 रुपया कमा रहा है, फिर कमा तो 5 रुपये ज्यादा रहा है बेचारा, लेकिन आप बोलते हो वो BPL नहीं है। जो BPL है, क्यों इंडिया में ये कंसेप्ट क्यों इतना बहस हुआ, ये भी समझो। क्योंकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गवर्नमेंट उसको फ्री में अनाज बहुत कुछ देने का बात किया। तो जो बेचारा 5 रुपया ज्यादा कमा रहा है आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, उसको नहीं मिलेगा। तो वो 5 रुपया ज्यादा कमा तो लिया, लेकिन उस 5 रुपये के चक्कर में वो गरीब नहीं रहा बेचारा, जबकि एक्चुअली टेक्निकली गरीब नहीं है, लेकिन एक्चुअली तो गरीब है बेचारा, रैशनली तो गरीब है। तो यहाँ पर उसको भी मिलना चाहिए था बेनिफिट्स तो कुछ तो इसी के लिए गवर्नमेंट एक और कैलकुलेशन लेके लाया, टोटल पॉवर्टी गैप। तो ये क्या बोला? मोर द नंबर ऑफ पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, मोर इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर डिफिकल्ट इज टू रेज द पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लेवल। हमको ये भी देखना पड़ेगा, गरीब तो है, BPL तो है, कितना नीचे है BPL से भी, और कौन एकदम BPL के करीब करीब लाइन। जो करीब करीब लाइन में है उसको रिकवरी कराया जा सकता है, उसको BPL लाइन से बाहर निकाला जा सकता है। जी सर। लेकिन जो बहुत ज्यादा नीचे है, कमाना चाहिए था 32 रुपया दिन का, वो कमा रहा है 5 रुपया दिन का, वो बहुत ज्यादा BPL है, उसको निकाल के लाना ज्यादा मुश्किल है। द पॉवर्टी गैप रेशियो इज द मेजर ऑफ पॉवर्टी। अब देखो फॉर्मूला बोला, द पॉवर्टी गैप रेशियो इज द मेजर ऑफ पॉवर्टी दैट ऑल्सो कंसिडर द इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी।
ये पॉवर्टी के इंटेंसिटी पे कौन भयानक गरीब है और कौन जस्ट गरीब है और कौन जस्ट अबव गरीब है, ये गैप्स निकालने का भी बात किया गया। ठीक है, हाँ सर। फॉर्मूला क्या रखा, सबमिशन ऑफ YP माइनस YI। YP मतलब पॉवर्टी लाइन और YI मतलब इनकम ऑफ ईच पुअर पर्सन। एक गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन किसको मानेंगे और हर आदमी कितना इनकम कमा रहे हैं, उसका गैप को बोला गया टोटल पॉवर्टी गैप या TPG। ठीक है, यस सर। पॉवर्टी गैप रेशियो, दिस इज द रेशियो बिटवीन TPG। अच्छा, एक और चीज कैलकुलेट किया, पॉवर्टी गैप रेशियो। ये कैसे निकला, आपका TPG तो निकल ही गया ऊपर, टोटल पॉवर्टी गैप, उसको डिवाइड कर दो NM से। ये NM क्या है, N का मतलब है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन और M का मतलब है मीन इनकम, यानी उस इनकम का एवरेज, उस रीजन का एवरेज इनकम। अच्छा। मान लो अपने हावड़ा एरिया का टोटल पॉपुलेशन है मान लो 10 लाख, हाँ। और यहाँ पे एवरेजली लोग कमाते हैं लेट से 5,000 रुपया महीना, अच्छा। तो 10 लाख इंटू 5,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ रुपया। ठीक है, हाँ। और ऊपर अपने गैप तो निकाले हैं, गैप TPG, तो गैप डिवाइडेड बाय 500 करोड़। 500। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला, इसका मीनिंग क्या निकला, TPG रेशियो इज द रेशियो बिटवीन TPG एंड टोटल इनकम अर्न्ड बाय पॉपुलेशन इन एन इकोनॉमी और इन ए रीजियन। एक रीजियन में लोग टोटल कितना कमा रहे हैं और मेरा गैप का रेशियो इंडिया में कितना चल रहा है। TPG इंडिया वाइज निकाले हाँ। और उसको रीजियन से डिवाइड किए, तो रेशियो आ जाएगा हर रीजियन का। हाँ सर। तो अब उस कौन सा रीजन बहुत ज्यादा बैकवर्ड है ये पता चलेगा, तो फिर उसी हिसाब से गवर्नमेंट अपना प्लानिंग करेगा। यस। तो एक तो TPG निकाला, तो अपने अब तक क्या क्या चीज निकालना देखे, अपने एक निकाले कैलोरी वाला मेथड से पॉवर्टी लाइन, हाँ। दूसरा चीज अपने निकालना देखे HCI हेड काउंट इंडेक्स, तीसरा चीज अपने सीखे TPG, और चौथा चीज समझे PGR पॉवर्टी गैप रेशियो। तो ये 4 कैलकुलेटिव फॉर्मूला, और आखिरी आ रहा है इनकम गैप रेशियो IGR। अब ये क्या है, TPG डिवाइडेड बाय YP इंटू H। YP क्या था, पॉवर्टी लाइन, और H का मतलब क्या था, नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो जब आप TPG को YPH से डिवाइड करते हो, यानी एक एरिया में मान लो, एक एग्जांपल बोल रहा है, YP का मतलब क्या, पॉवर्टी लाइन ना, लेट से आपका पॉवर्टी लाइन है जो दिन का 50 रुपए से कम कमाए वो गरीब, अच्छा। तो 50 इंटू H का मतलब क्या है, कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, हाँ। तो इनकम ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन बोल सकते हैं। YPH का मतलब बोल सकते हैं, नहीं समझ में आया, सुनो वापस। से बोलेंगे। हाँ। YP का मतलब क्या है बेटा, YP का मतलब पॉवर्टी लाइन। हाँ, एक आदमी कब बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, मान लो एक एग्जांपल में हम दे दिया 50 रुपए से कम कमाएगा तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। जी। और ऐसे कितने लोग हैं जो BPL है, NH का मतलब है नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। मान लो एक एग्जांपल बोलते हैं ऐसे 10 लोग हैं, जी। तो 50 रुपए से कम कमाने वाले 10 लोग हैं, हाँ। तो 50 इंटू 10 500 रुपया, हाँ। यानी उन 10 लोगों का टोटल इनकम। जी। तो यही तो बोले टोटल इनकम ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। यस। तो YPH इज द टोटल इनकम ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। बस हो गया कैलकुलेट। तो ऊपर क्या निकला, ऊपर तो आपको सर पता ही है YP माइनस YI से क्या निकलता है, TPG, हाँ। और डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखो कुछ नहीं किया बेटा, TPG निकालना आपको आता है, YP माइनस YI, ठीक है,
तो पॉवर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ द ईच पुअर पीपल, उसको टोटल कर लो तो आपका आ जाएगा टीपीजी। अब क्या किया देखो, टीपीजी के बाद आपको निकालना क्या सिखाया, पीजीआर, कुछ नहीं किया, टीपीजी डिवाइडेड बाई एनएम कर दिया, इनकम ऑफ द ईच पुअर पीपल इनटू नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक, हाँ और यहां पर कर दिया वही टीपीजी डिवाइडेड बाय वाईपीएच कर दिया, तो वहां पे एनएम था डिवाइड में, यहां पे वाईपीएच है। क्लियर है बात? हाँ सर। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इनसे ये मल्टी डायमेंशनल निकला, बहुत सारा वेराइटीज ऑफ चीजें कैलकुलेट हुई, रीजियन वाइज, पर पर्सन वाइज। देखो एक चीज समझना बेटा, टीपीजी आपको पर पर्सन वाइज गैप निकालने दे रहे हैं, जबकि बाकी आपको रीजियन वाइज गैप निकालने दे रहे हैं। तो आप एरिया वाइज, पर्सन वाइज गैप निकालोगे तभी तो आप समझ पाओगे कि किस किस के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया वाइज देखें कि बंगाल के लिए क्या करना है, महाराष्ट्र के लिए क्या करना है, तमिलनाडु के लिए क्या करना है, पंजाब के लिए क्या करना है, और फिर निकाले अंकिता के लिए क्या करना है, नीरज के लिए क्या करना है। तो पर पर्सन वाइज भी निकाले और एरिया वाइज भी निकाले। तो ये सब कैलकुलेशंस आपको ये सब चीज सिखाते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकलता है इससे। मेनी इकोनॉमिक्स इंक्लूड, अमर्त्य सेन भी बोला ये बात, दैट पॉवर्टी कैन नॉट बी बाई मेजर्ड बाई इनकम एलोन। पॉवर्टी सिर्फ और सिर्फ इनकम से नहीं निकाला जा सकता। ये बात नोबेल इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन भी बोले। टू पीपल अर्निंग द सेम इनकम अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस विल बी डिफरेंट लेवल ऑफ वेलबींग। दो आदमी सेम इनकम कमा रहे हैं लेकिन सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, तो दोनों का वेलफेयर अलग अलग होगा पूरा। टू कैप्चर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वेलबींग, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP डेवलप द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इन 2009। तो UNDP एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ये याद रखना, इसका फुल फॉर्म काम आएगा बहुत ज्यादा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लोग एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बनाया जिसमें यह बताया कौन सा देश का कौन सा एरिया किस हिसाब से गरीब और अमीर है। ये कब बना? 2009 में, इन लाइन विद द कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन एक कैपेबिलिटी अप्रोच दिया कि तुम्हारा कैपेसिटी कितना है, उसके हिसाब से तुम कितने गरीब अमीर। ठीक है, और 2010 के बाद दिस इंडेक्स वाज रिप्लेस बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो अपने अभी फिगर 7.3 में देखे थे। कहाँ गया फिगर 7.3? ये रहा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। क्या बता रहा है ये देखो, फिर पढ़ेंगे इसको। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोला हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइज। देखो आप, मतलब ये एक नया एंगल इंक्लूड किए हैं बेटा, देख लो, लेवल ऑफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो एक बात समझना अंकिता, एक आदमी रिक्शा पुलर है, वो 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसके लिए वो भी ठीक है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, वो उसमें भी मैनेज कर लेगा अपना घर खर्च। लेकिन एक आदमी है जो एक क्या बोलते हैं हाई सोसाइटी का बिलोंग करता है, जैसे आप और हम मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, हमारे लिए 10,000 भी कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिक्शा पुलर और हमारे बीच में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डिफरेंस है। और अंबानी के लिए हमारा इनकम बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा। चलो अंबानी छोड़ो, जो लोग कम से कम बढ़िया बिजनेसमैन है, बड़े बड़े सोसाइटीज में रहते हैं, आप और हम अगर 30,000 रुपया महीना कमा रहे हैं अंकिता, या 40,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, हमारे लिए ठीक है ये। लेकिन वही एक आदमी को सोचो जो मतलब उसका सर्कमस्टांसेस अलग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, उसके लिए 40,000 भी कम पड़ जाएगा। तो यानी ये लोग बोले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी देखो कि वो एक आदमी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मिलना चाहिए, सिर्फ रोटी कपड़ा। देखो लोग रोटी कपड़ा का बात ही नहीं किया, देख लो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे खाली बात किया। मतलब ये लोग ये बोला, ये जो मॉडर्न इंडेक्स निकल कर आया, जिसको लोग क्या नाम दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स,
ये लोग रोटी कपड़ा का तो बात ही नहीं करते, वो तो आदमी को मिलना ही चाहिए, उस पर बहस ही क्यों करना है। हाँ, तो रोटी कपड़े से अब ऊपर उठ के सोचो। तो 2009-10 आते आते दुनिया का थिंकिंग, ये यूएनडीपी जो प्रोग्राम चला, वो लोग रोटी कपड़ा के ऊपर सोचना चालू किया। और रोटी कपड़ा के ऊपर किस चीज का बात किया, तो ये नया बनेगा एकदम। ये आज के दुनिया का कैलकुलेशन चलता है इस पे। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हेल्थ में क्या बोला, वेदर एनी चाइल्ड हैज डाइड इन द फैमिली, वेदर एनी एडल्ट और चाइल्ड इज मेनोराइज्ड, मतलब उसका बॉडी में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो ये अगर हेल्थ है तो ये भी एक इशू है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड, उसका खर्चा बढ़ जाएगा ना उस घर में। तो हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट बोला एजुकेशन, वेदर और नॉट इवन वन हाउस होल्ड मेंबर हैज कंप्लीटेड द ईयर ऑफ स्कूलिंग, वेदर एनी स्कूल एज चाइल्ड इज आउट ऑफ स्कूल। देखो अब ये लोग बहुत, देखो अब तक ना गरीबी 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 बहुत बेसिक लेवल पे बात हो रहा था, रोटी कपड़ा मकान, हाँ। रोटी कपड़ा मकान। अब उससे बहुत ऊपर का बात हो रहा है, और होना भी चाहिए। क्योंकि जो आदमी सिर्फ रोटी कपड़ा मकान कमा ले, उसको हम लोग बोले वो गरीब नहीं है, तो ये गलत सोच है। हाँ, क्योंकि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान जिंदगी भर ही चलता रहेगा उसका लाइफ में फिर तो। और थर्ड पॉइंट रखा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है उसको, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है उसको, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिल रहा है उसको, इनएडुकेट फ्लोरिंग, प्रॉपर एरिया नहीं मिल रहा है रहने को, एक छोटा सा एक कमरा का मकान में 10 लोग रह रहे हैं, बिलो स्टैंडर्ड हो गया ना। इन अनइम्प्रूव्ड कुकिंग फ्यूल, वही हो गया वो काऊ डंग से, लकड़ी से खाना बना रहे हैं, स्टोव वो पेट्रोल केरोसिन डाल के, सॉरी पेट्रोल नहीं केरोसिन डाल के वो स्टोव चला रहे हैं। लैक ऑफ मोर देन वन ऑफ द 5 एसेट, बाबा ये कुछ ज्यादा हो गया। उसके घर में टेलीफोन, रेडियो, टीवी, बाइसाइकिल या मोटर बाइक नहीं है, ये कुछ ज्यादा हो गया। ये पॉसिबल नहीं है सबके पास होना। हाँ, इसको पॉवर्टी में नहीं भी देखना चाहिए, मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी के पास टीवी, गाड़ी, बाइक नहीं है तो वो गरीब है, ये थोड़ा सा हमको भी, आप लग्जरी या कंफर्ट से ऊपर निकल रहे हो। ये होना आपका जिंदगी के लिए उतना जरूरी मेरे एंगल से नहीं। हाँ, मेरे एंगल से बाकी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी आपके होना जरूरी है, वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बाबा ये तो बहुत बड़ा बेसिक नेसेसिटीज में से एक गिनना चाहिए। क्योंकि अनसेफ पानी पीने से आदमी सबसे ज्यादा बीमारियों का प्रॉब्लम में फंसता है, और उसके बाद उसका इलाज का खर्चा एन तेन बढ़ता जाता है। इनएडुकेट सैनिटेशन, ये भी गंदगी में रह रहा है, प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज नहीं है, ये भी बीमारियों का जड़ है ना। इनएडुकेट फ्लोरिंग, एक कमरा में 10 फैमिली मेंबर रह रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। कुकिंग फ्यूल ढंग का नहीं है, वो काऊ डंग, केरोसिन, लकड़ी, वेस्ट आइटम, इनसे वो खाना बना रहा है इनको जला के, तो उससे भी उसके बॉडी में हार्मफुल केमिकल जा रहे हैं। हेल्थ, हाँ, तो ये सब हम मानते हैं, लेकिन लैक ऑफ मोर देन वन ऑफ द 5 एसेट, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, बाइसाइकिल, मोटर बाइक। कल को बोलेगा मोबाइल में पबजी नहीं है तो वो गरीब है। तो ये थोड़ी नहीं चलेगा। ऐसे तो पैरामीटर बढ़ाते जाओ। क्योंकि अगर ये नेसेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएं, हाँ। तो इंडिया का ऐसा 20-30% पॉपुलेशन मिल जाएगा जो भयानक पॉवर्टी लाइन के नीचे, तो वो नहीं गिन सकते। ठीक है, जो भी है। तो ये सब पॉइंट से ये लोग कैलकुलेट करने का बात किया, ये मल्टी डायमेंशन है। ठीक है, अब आता है सिंपल क्वेश्चन 2-3 क्विकली। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी लाइन, क्यों इंडिया में पॉवर्टी है इतना? सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इन द रूरल एरिया। ये लोन फैसिलिटी, गवर्नमेंट का बहुत सारा जो सेक्टर्स है जो मदद करता है लोग, गरीब लोगों को, वो गांव एरिया तक उस तरीके से पहुंचा ही नहीं बेटा। यानी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रूरल पॉपुलेशन को मिलता ही नहीं है इंडिया में। आज भी आपको, अब जाके फिर भी ऐसा गांव है जहां ट्रेन पहुंचा होगा, सारी इंडिया में सब गांव में ट्रेन पहुंचा होगा, या अभी भी तुमको कोई इक्का दुक्का गांव तो ऐसा मिल ही जाएगा जहां ट्रेन नहीं पहुंचा। राजस्थान में हम गिना देते हैं मेरे 2-3 गांव जहां ट्रेन नहीं है। तो ये है ना इंस्टीट्यूशनल। हाँ, रेल लाइन भी नहीं है। हाँ, रेल लाइन, ट्रेन नहीं है मतलब रेल लाइन नहीं है। अब रेल लाइन लगा के ट्रेन नहीं चलाएगा तो क्या करेगा?
वो तो नहीं पब्लिक को बताएगा, देखो ये रेल लाइन बॉम्बे तक जा रहा है, इसको पकड़ के पैदल निकल गए। वो अलग बात है। सीधा सा बात, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मतलब कम रेट पे इंटरेस्ट मिलने, कम इंटरेस्ट पे लोन मिलना, गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत सारा फैसिलिटीज होना, सब गांव एरिया तक पहुंचा ही नहीं इंडिया। ठीक है, तो इसका ये एक रीजन है पॉवर्टी होने का। क्योंकि आज भी गांव में बहुत लोग हैं जो मनी लेंडर पे डिपेंडेंट है ना, वो जमींदार लोग पे डिपेंडेंट लोन के लिए, और जमींदार लोग तो एक्सप्लॉइट करते हैं अच्छा खासा इंटरेस्ट लेके। जो बैंक आपको 8-9%, 10-11% पे लोन दे देगा, वो जमींदार आपको 25%, 30% पे लोन देगा। तो गरीबी तो रहेगा ना वहां पे, बेचारा जो कमाएगा वो इंटरेस्ट चुकाने में निकल जाएगा उसका। तो ये एक रीजन दिया। स्लगिश ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडिया में इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत स्लो रहा। जैसा पेस होना चाहिए था, जैसा स्पीड होना चाहिए था ग्रोथ का, वो नहीं आया। ये भी एक रीजन है लोग बिलो पॉवर्टी रह गए, क्योंकि इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट में फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट रह गया। अब फॉरेन कंट्री से वो इंडिया में महंगा आता है। लो एब्जॉर्प्शन ऑफ लेबर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अनस्किल्ड लेबर को उतना काम नहीं मिलता, और इंडिया में स्किल्ड लेबर है कितने जिनको मशीन या सारा मॉडर्न एमिनिटीज चलाना आता हो, है ना। स्किल बेस्ड सर्विस सेक्टर ग्रोथ, द फास्ट ग्रोइंग सेक्टर इंडिया का सबसे कौन सा था? सर्विस सेक्टर। और उसमें पूरा स्किल वाले लोगों को काम मिलेगा जो हाईली स्किल्ड है जी। क्योंकि सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सेक्टर, इनमें पढ़े लिखे और पढ़े लिखे नहीं भी बोलो, लेकिन स्किल्ड लोगों का दरकार है बहुत ज्यादा। इंडिया में उतना स्किल्ड लोगों को सिखाया ही नहीं गया, इसीलिए अभी गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, स्किल डेवलपमेंट, है ना। तो ये होना चाहिए था, इंडिया में स्किल सिखाना पड़ेगा लोगों को। तो ये एक प्रॉब्लम रहा कि स्किल गैप बहुत ज्यादा था। ये दोबारा यही पेज है, अच्छा आपका पेज रिपीट हो गया नोट्स में, कोई बात नहीं। इसके बाद बोला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अच्छा एक और पॉइंट, सॉरी, स्लो ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर, गारमेंट, फुटवियर, फूड प्रोसेसिंग, इनमें मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलने का जो स्पीड होना चाहिए था वो बहुत स्लो रहा। अभी भी मालूम है आपको, आप बाकी सेक्टर को इग्नोर मारो, हम आपको इन ये एजुकेशन सेक्टर ही बोल देते हैं। आपको कई एक स्टेट में कई एक गांव ऐसा मिल जाएगा जहां स्कूल में अगर 800 स्टूडेंट है तो टोटल 2 या 3 टीचर है। गवर्नमेंट स्कूल बोल, हाँ गवर्नमेंट ही बोलोगे, प्राइवेट स्कूल तो ऐसा नहीं चलता, गवर्नमेंट स्कूल ही बोल लो, ठीक। तो ऐसा तो हालत है ही ना कि वहां पे रिक्वायरमेंट है लेकिन टीचर नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पोस्ट बहुत सारा वैकेंट रह जा रहा है। अगला पॉइंट तो इंडिया का, हम तो जब से पढ़ाना चालू किया तब से ये लाइन ऑफ प्रॉब्लम हम पढ़ता ही जा रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये तो इंडिया में भयानक है। हाँ। क्योंकि इंडिया का बोलते हैं ना पर कैपिटा इनकम इतना है, तो भाई उस पर कैपिटा इनकम में 80% लोग हैं, सॉरी 5% लोग हैं जो इंडिया का 80% से ज्यादा इनकम कमाते हैं, और बाकी 95% लोग हैं जो ओवरऑल 20% इनकम कमाते हैं। लेकिन जब आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो सबका जोड़ोगे। अब आप एक एग्जांपल देते हैं आपको, एक मजेदार एग्जांपल देखना। मान लो इंडिया में 2 ही लोग होते, अंबानी और नीरज, सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं इंडिया में, मुकेश अंबानी और नीरज चौराड़िया। अब अगर हम पर कैपिटा इनकम निकाले, पर पर्सन इनकम, नीरज कमा रहा है महीना का 40,000 रुपया, यानी साल का 4,80,000 यानी लेट से 5 लाख रुपया, और अंबानी कमा रहा है 5 लाख करोड़। लेट से हम रीजनेबल फिगर लेकर आते हैं, अंबानी कमा रहा है 10 करोड़, तो 10 करोड़ और 5 लाख कितना हुआ? 10 करोड़ 5 लाख। लेकिन पर कैपिटा इनकम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाय 2 टोटल पॉपुलेशन। तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो यानी नीरज भी 5 करोड़ 2.5 लाख रुपया कमा रहा है साल का, और अंबानी भी 5 करोड़ 2.5 लाख कमा रहा है साल का। दोनों मतलब देश बहुत अमीर है, एक एक आदमी 5-5 करोड़ कमा रहा है साल का। लेकिन ये तो गलत कैलकुलेशन आ रहा है सर। तो यही तो पूरे इंडिया का पॉपुलेशन से जब करोगे तो आएगा ना ऐसा कैलकुलेशन। तो
क्योंकि आप पर कैपिटा इनकम जब निकालते हो आपको लगता है अच्छा इनकम है, लेकिन भाई पर कैपिटा इनकम में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो गरीब ही है, क्योंकि इंडिया में इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल, और बहुत लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। ठीक बात, ये एक रीजन है पुअर होने का। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये भी हम बचपन से पढ़ता आ रहे हैं। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ भयानक स्पीड है। राइजिंग फूड प्राइस इन्फ्लेशन, खाने का दाम इतना महंगा है कि बेचारा गरीब खाने में ही पैसा खर्च कर देता है, पूरा कुछ बचा नहीं पाता, पढ़ाई लिखाई इलाज पे खर्चा ही नहीं कर पाता। इलाज पे तो फिर भी मजबूरी में आगे कर लेता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए तो बचता ही नहीं है कुछ इलाज पे। तो स्किल डेवलपमेंट आएगा कहां से? लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस उतना बढ़िया नहीं है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के हिसाब से इंडिया के जीडीपी का 1% केवल इंश्योरेंस सेक्टर पे खर्चा होता है, हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्चा होता है। सोचो, पूरे जीडीपी का 1.02% यानी अप्रोक्सीमेटली 1% हेल्थ पे खर्चा होगा। ओनली 34% ऑफ पॉपुलेशन इज कवर्ड एनी हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिया का केवल 34% पॉपुलेशन है जिसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस जिसको बोलते हो, बाकियों का नहीं है। WHO एक डेटा दिया था 2017 में, बोला 67.78% इज स्पेंट आउट ऑफ पॉकेट फॉर हेल्थ इश्यूज इन इंडिया, वेयर द वर्ल्ड एवरेज इज 18.2%। इंडिया में जनरल पब्लिक को अपनी जेब से हेल्थ पे 67% पैसा खर्चा करना पड़ जाता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो भी है, हॉस्पिटल बोल लो, प्राइवेट डॉक्टर बोल लो, प्राइवेट मेडिसिन बोल लो, सब बहुत महंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सस्ता तो है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो जनरली पब्लिक प्राइवेट में जाता है, बेचारा मजबूर हो गया, जिसके कारण उसके पॉकेट का 67% इनकम तो वही निकल जाता है। लेकिन वही तुम अदर कंट्रीज में देखो 18.2% है वो, यानी वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा प्रोवाइडेड है कि लोगों को इलाज ऑलमोस्ट फ्री या एक रीजनेबल रेट पे मिल रहा है, जिसके कारण वहां पे उन लोगों के पॉकेट से केवल 18% हेल्थ पे खर्चा हो रहा है, तो बाकी पैसा वो अपनी बेटर वेलबींग के लिए खर्चा कर पा रहे हैं, है ना? तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है इंडिया में गरीबी बढ़ने का। तुम जो कमाए बेटा, तुम अच्छा कमाए मान लो, लेकिन तुम्हारा मेडिकल एक बीमारी आया और उस पर लंबा चौड़ा खर्चा निकल गया, तुम्हारा तो पूरा कमाई वहीं वेस्ट, खत्म। अब तुम पढ़ाई लिखाई या और आ जाए अपना बेटर वेलबींग, घर लेना, ये सब तो सोच ही नहीं सकते हो। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। लो पर कैपिटा इनकम, 2018 के हिसाब से पर कैपिटा इनकम इंडिया का है $1861.5, which is lower than the per capita income of Brazil. डेवलपिंग कंट्री है ब्राजील, साउथ कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया। चाइना तो चलो हम अलग गिनते हैं, बाकी कंट्रीज के मुकाबले भी हम लोग लो है। हमारा पर कैपिटा इनकम है कि हमारा इतना कम है कि हमारा परचेजिंग पावर भी बहुत कम है। आप $1800 इंटू 75 करके देखो आपका ईयरली इनकम कितना आएगा। 1800 इंटू 75, 1,35,000 साल का, यानी महीना का कितना रुपया हुआ? 11,000 रुपया महीना। तो 11,000 रुपया महीना अराउंड आप कमाओ। ये भी 2018 का डेटा है, जब डॉलर का रेट इतना ज्यादा नहीं था। हम इसको आपका आज का डेटा दे देंगे, हम यही सब डेटा को दोबारा नोट्स बना के देंगे आपके एक पेज में जी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंडिया का एक आदमी 11,000 रुपया 10,000 रुपया महीना भी नहीं कमा रहा है, तो उसका घर खर्च ही नहीं चलेगा ना, और मेडिकल पे इतना रुपया जेब से निकल जा रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर कैसे होगा, वो पॉवर्टी से बाहर निकलेगा भी कैसे? तो ये एक रीजन रहा इंडिया के गरीब होने का। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, एक बार जो गरीब हो जाता है वो गरीबी में और गरीब होता ही चला जाता है ना? ये सर्कल है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, कभी वो बाहर निकल ही नहीं पाता, क्योंकि वो और लोन लेगा, अब वो लोन पे ब्याज चुकाते चुकाते उसका जिंदगी निकल जा रहा है। सोशल कॉजेज, इंडिया में कास्टिज्म तो भयानक एक कहानी है ना?
वो मतलब आप गांव एरिया में जाओगे, देखो हिंदू मुस्लिम लड़ाई तो है, उसको तो इग्नोर ही मार दो। उसके अलावा भी आप गांव देहात में जाओगे ना, तो वो नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है। नीची जाति को कुआं से पानी नहीं लेने देंगे, वो गंदा पानी पी के ही जियो। आप गांव एरिया में जाओगे ना, राजस्थान, बिहार, यूपी और अदर स्टेट्स भी, हम बाकियों के बारे में मेरे पास आइडिया नहीं है, इन्हीं का नाम मेरे मुंह से निकलता है क्योंकि इनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़े हैं। वहां पर ये बहुत बड़ा, अभी आपको एक रिसेंट का उस दिन केस बताते हैं, यही लास्ट 1 साल के अंदर का स्टोरी है। एक दलित लड़का मतलब बारात निकलता है ना शादी में, हाँ तो वो जनरली हम लोगों में कल्चर है, हम लोग घोड़ी पे बैठ के बारात निकालते हैं। जी। तो वो घोड़ी पे बैठ के जो बारात निकलता है, यहाँ पे गांव, इंडिया में बहुत सारे ऐसे गांव दे आते हैं जहाँ बोला जाता है दलित आदमी या नीची जाति का जो आदमी है वो घोड़ी पे बैठ के बारात नहीं निकालेगा, वो अमीरों का बराबरी नहीं कर सकता। घोड़ी पे बैठना अमीरों का हक है। तो वहां पे वो बेचारा कोई बारात निकाल दिया होगा घोड़ी पे बैठ के, कोई दलित आदमी, उस दूल्हा को इतना मारा गया, वो शादी की जगह हॉस्पिटल पहुंच गया। उसका तो खर्चा बढ़ गया ना जिंदगी का, वो इलाज पे खर्चा करता रह गया जो पैसा उस शादी पे खर्चा करने वाला था। तो इंडिया में सोशल कॉजेज भी बहुत है, जिसके कारण इंडिया बहुत बैकवर्ड चलता है, गरीबी चलती है यहाँ पे। ये देखो विशेष सर्कल ये बताया, आपका इनकम लो तो आपका एजुकेशन भी लो, आपका एजुकेशन लो तो आपका प्रोडक्टिविटी एंड स्किल भी लो। अब आपका प्रोडक्टिविटी एंड स्किल कम अगर, तो आपका फिर अर्निंग कैपेसिटी भी कम, क्योंकि आप तो स्किल्ड नहीं हो तो कमाओगे कम कमाओगे तो फिर कम इनकम, और ये सर्कल चलता ही जाता है। बहुत रेयर गरीब फैमिली ऐसी होती है जिनमें कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को वहां से बाहर निकाल के ले जाए, वरना वही वो बाप रिक्शा चला रहा था, बेटा भी उसके बाद रिक्शा चला रहा, बेटे का बेटा भी रिक्शा ही चला रहा। हम रिक्शा चलाने को बुरा काम नहीं बता रहे, बट प्रॉब्लम ये है कि उससे उसका गरीबी दूर नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है। अब आया पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एडॉप्टेड इन इंडिया। सबसे बड़ा चीज जो इंडिया में चला हमेशा वो था पीडीएस सिस्टम। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जानते हो? है ना? नहीं सर। आप अपने लाइफ में रोज देखते हो बेटा राशन शॉप देखियो, हाँ। वही तो बेटा पीडीएस सिस्टम। मतलब गरीबों को कम रेट पे बेसिक फूड प्रोवाइड करवाना। आटा दाल चावल जो आपको बाजार में 40-50 रुपए किलो मिल रहा है, वो राशन शॉप में 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए 12 रुपए किलो मिल रहा है। चीनी, चावल, गेहूं, ये सब वहां प्रोवाइड करवाना। तो देखो, फूड इज द मोस्ट एसेंशियल आइटम फॉर लिविंग। पीपल अंडर एब्जेक्ट पॉवर्टी कैन नॉट अफोर्ड enough food for themselves and their family to provide required nourishment. To address this issue, the PDS scheme was taken in 1965 by Food Corporation of India (FCI). 1965 में इंडियन गवर्नमेंट FCI बनाया, इंडिया का सबसे फेमस और सबसे ज्यादा मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसका नाम सुनने मिलेगा आपको, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1965 में बनाया गया, जो कि स्कीम लॉन्च किया पीडीएस स्कीम। क्या था पीडीएस स्कीम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पब्लिक तक फूड को डिस्ट्रीब्यूट करवाने का सिस्टम। द FCI प्रोक्योर्स फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर। देखो करता क्या है ये, देखो 2 पॉइंट है इसमें हम 2 एंगल इन्वॉल्व करेंगे अब आपके लिए, और 2 बहुत इंपॉर्टेंट MCQ का भी बात निकाल के लेके आएंगे। पहला MCQ का बात यहाँ पे क्या है? पीडीएस कौन बनाया? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब बनाया? 1965 में। ये किया क्या? ये 2 काम किया, गरीबी को कम रेट पे खाना प्रोवाइड करना और किसानों से ठीक ठाक रेट पे सामान खरीदना। तो ये MSP का भी कंसेप्ट साथ में इन्वॉल्व किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स को बोला गया आप प्रोड्यूस करो, आपसे मिनिमम इस दाम पे हम खरीदेंगे, मतलब इससे कम दाम आपको नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो यहां पर गवर्नमेंट MSP को इन्वॉल्व किया, प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर एट मार्केट प्राइस और द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब मार्केट में जो दाम चल रहा है या फिर एक मिनिमम प्राइस, दोनों में से विचेवर इज हायर, हम इस पे तो आपसे लेंगे। अगर मार्केट का प्राइस मेरे MSP से नीचे चला गया तो चिंता मत करो, हम MSP पे आपसे खरीद लेंगे।
अच्छा। मतलब मान लो आपको 100 रुपए गेहूं बनाने का लगा, हाँ सर। हम आपसे 120 तो लेंगे ही लेंगे, मतलब आपको 20 रुपए का कमाई तो देंगे ही देंगे। अगर बाजार में 140 चल रहा है तो हमको 140 देंगे। आप फार्मर हो, हम FCI लॉस है, नहीं होने देंगे। है ना। और अगर बाजार का भाव 112 चला गया तो आपको 120 तो मिलेगा, चिंता मत करो। तो ये सिस्टम लेकर आया। MSP को डिटरमाइन करने के लिए क्या बनाया गया? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। CACP गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो हर प्रोडक्ट का जो फार्मर प्रोड्यूस करता है उसका MSP निकालता है कि कितना MSP इसको मिलना चाहिए हर साल। ठीक है, हर ईयर ये कैलकुलेट होता है। तो FCI मेंटेन अ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। FCI क्या करता है? जो फूड ग्रेन किसान का नहीं बिकता उसको FCI परचेज कर लेता है और अपना एक स्टॉक बना लेता है और गरीबों तक फिर वो अनाज कम रेट पे पहुंचाते हैं। द फूड ग्रेन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट लो प्राइस टू द कॉमन पीपल थ्रू द फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप और राशन शॉप। कैसे पहुंचाता है ये? राशन शॉप की मदद से। 1997 में द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS नाम का एक नया सिस्टम आया जो बिलो पॉवर्टी लाइन को एकदम लोअर प्राइस पे फूड प्रोवाइड करने का बात की और ये स्कीम सक्सेसफुल भी हुआ था और मिलियन ऑफ फैमिलीज को, गरीबों को खाना मिला था इससे। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट गवर्नमेंट लेके आया, मिड डे मील प्रोग्राम। सुनिए हो इसके बारे में? हाँ, क्या है? स्कूल्स में देते हैं। हाँ एकदम। गवर्नमेंट स्कूल में देखो एक्चुअली क्या हो रहा था, गरीब फैमिली को ये पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई फ्री मिल रहा है, हाँ। बट फिर भी वो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था पढ़ तो लेगा, खाएगा क्या? इससे अच्छा कुछ काम करेगा तो खाएगा। तो वो गरीब बच्चों को भी काम में इन्वॉल्व कर लेते थे पढ़ने भेजने की जगह। हाँ। तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आया, मिड डे मील। ये 1925 में मद्रास कॉर्पोरेशन इंट्रोड्यूस किया था, प्री इंडिपेंडेंस। सोचो, जहां पे बोला गया 2 से 14 साल के बच्चों को आप स्कूल भेजिए। कौन से ईयर के? देखो एक और MCQ का बात, 2 से 14 साल आप उनको स्कूल भेजिए, हम उनको कम से कम एक टाइम खाना देंगे। अब गरीब फैमिली को ये लगा ना, चलो कम से कम बच्चा वहां कुछ खाएगा तो, हाँ। और वो भी न्यूट्रिशनल फूड खाएगा कम से कम थोड़ा, जिसमें चावल भी होगा, दाल भी होगा। बीच में अंडा देने का भी बात चलता था, अंडा देते थे, लेकिन अब बहुत जगह उसको लेके विरोध हो रहा है, वो धर्म वरम को लेके। वो अदर फैक्टर, उसको इग्नोर करो। तो यहाँ पे बोला गया था मिड डे मील प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन 1925 in Madras Corporation in the pre-independence India, or independent India में it was first introduced by Tamil Nadu government in 1962. The program is designed for the children aged below 2 to 14 years for providing nutritional meal in government school and government side aided school in the primary and upper primary classes. 1995 में एक नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया, NPNS 1995 में। इसी एक्चुअली में कुछ नहीं किया, मिड डे मील स्कीम को ही अलग नाम दे दिया, हाँ। रीनेम कर दिया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कि न्यूट्रिशनल फूड कम से कम मिले। ठीक है। देखो ये चार्ट भी आपको ये बता रहा है, ये चार्ट्स काम के नहीं है, इनको इग्नोर करो, पुराने डेटा है, हम आपको लेटेस्ट डेटा दे देंगे। तो ये भी एक सिस्टम गवर्नमेंट लेके आया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी एक लेके आया 1980 में, जहां पे किसान लोगों को जो प्रोडक्टिव एसेट है ना वो प्रोवाइड किया गया, रूरल एरिया के लोगों को, सिर्फ किसान को नहीं, सबको। क्या था? बुलॉक कार्ड देना, कैटल देना, ताकि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें, है ना। उसके बाद मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP लॉन्च किया गया, ये 5th प्लानिंग पीरियड में लाया गया था, जिसमें बेसिक एलिमेंट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, ये सब देने का बात किया गया। मिनिमम नीड प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये बहुत सक्सेसफुल हुआ था 1977। काम के बदले खाना, गरीब लोगों को गवर्नमेंट बोला देखो पैसा हम भी उतना दे नहीं पाएंगे आप कि आप अपना खाना खरीद पाओ, एक काम करो, आप हमारे यहाँ रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, डैम बनाने में काम करो,
और भी गवर्नमेंट स्कीम्स था, उनमें काम करो, आपको खाना मिलेगा। तो किसानों को, जो गरीब आदमी उसको भी लगता था कि चलो ठीक है काम करेंगे, कम से कम उस दिन वहां पे खाना तो मिल जाएगा। तो MNP वाज ये कहाँ गया, इंट्रोड्यूस इन 1977। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, टू क्रिएट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो रोड, ब्रिज, डैम भी बन रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो गया इससे, और गरीबों को काम के बदले खाना भी मिल गया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नाम ही में मीनिंग छुपा हुआ है। ये 6th प्लानिंग फेज में आया था। गांव देहात एरिया में एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम चलाना। सीजनल, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब जो लोग बेचारे किसान हैं, खेती के टाइम में खेती कर ले रहे, बाकी टाइम में क्या करें, गवर्नमेंट बोला आओ हम काम देंगे। ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 6th प्लानिंग फेज में एक और चीज लेके आया गया, रूरल यूथ को ट्रेनिंग दिया गया। गांव देहात में जो यंग पीपल थे उनको ट्रेनिंग दिया गया ताकि वो लोग खुद का कुछ काम धंधा कर सके। मान लो किसी को एम्ब्रॉयडरी करना सिखाया, टेलरिंग का काम सिखा दिया, सिलाई करने का, मान लो पॉट बनाने का काम, मान लो कॉटेज इंडस्ट्री में कपड़ा बुनने का काम, बहुत कुछ काम था उसमें, ठीक है ना, वो सब ट्रेनिंग दिया गया। स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। बच्चों को और लेडीज को 8th प्लानिंग फेज में ही आया। आपको यहाँ पे यही याद करना है प्रोग्राम का नेम और वो कौन से प्लानिंग फेज में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। हाँ। इसके अलावा यहाँ पे काम का बात, हाँ ये प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिक्शन प्रोग्राम, ये बहुत फेमस हुआ था 1995 में। गांव अर्बन एरियाज को कोई ध्यान नहीं दे रहा था ना, अर्बन का गरीबी पे सब कोई अब तक गांव का गरीबी पे ध्यान दे रहा था, पर शहर में भी तो गरीबी बहुत बढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट अर्बन पॉवर्टी को दूर करने के लिए भी 1995 में प्रोग्राम लॉन्च किया। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ओल्ड एज पेंशन देना, ये 1995 में बहुत बढ़िया से फेमस हुआ था। मतलब जो लोग ओल्ड एज हो गए हैं वो बेचारे कैसे कमाएं अब, तो गवर्नमेंट उनके लिए पेंशन स्कीम लेके आया, उनके लिए फैमिली बेनिफिट स्कीम लेकर आया, लेडीज लोगों को मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम दिया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, गांव का डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया गया 2000-2001 में। अंत्योदय अन्न योजना, मतलब अन्न मतलब खाना, इसका दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 टू प्रोवाइड 25 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ टू 10 मिलियन पुअरेस्ट फैमिली एट सब्सिडाइज्ड रेट। 25 kg अनाज आपको मिलेगा कम रेट पे, सब्सिडी की रेट पे, और 10 मिलियन फैमिलीज को इसका फायदा हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव में रोड बनाने का प्रोग्राम लाया गया और वहीं के लोगों को काम दिया गया। 2000 में ये लाया गया था 1.6 लाख अनकनेक्टेड हैबिटेशन, मतलब इतना लोग जो अनकनेक्टेड थे उनको रोड वगैरह देने का, कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, आवास मतलब रहने का घर, तो गरीब लोगों को घर बना के देने का बात किया गया स्कीम में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम NREGS, और यही बाद में मनरेगा बन के निकला। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कम से कम 100 डेज का काम साल में हर फैमिली के एक मेंबर को मिलेगा, ठीक है ना, एडल्ट मेंबर को, फैमिली के एडल्ट मेंबर को मिनिमम 100 डेज साल में काम मिलेगा। 2005 में पास हुआ था, इसको नरेगा बोला गया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा के हिसाब से ये पास हुआ था, बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था इसके। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में ये पास हुआ था। 5 kg ऑफ राइस पर पर्सन पर मंथ एट हाई सब्सिडाइज रेट ऑफ 75% इन रूरल एरिया एंड 50% इन अर्बन एरिया। और जो एक्सट्रीम गरीब है उसको 7 kg राइस देने का बात किया। और कितना सब्सिडी सोचो, 50% अर्बन एरिया में 50% सब्सिडी, और गांव एरिया में हो तो 75% सब्सिडी, ठीक। हाउसिंग फॉर ऑल, ये स्कीम लॉन्च हुआ 2011 में। स्लम फ्री इंडिया का प्लान बनाया गया, स्लम फ्री इंडिया। 1996 में हाउसिंग फॉर
इंदिरा आवास योजना लॉन्च हुआ था, और उसके बाद में राजीव आवास योजना लॉन्च हुआ 2011 में, जहां पे प्लानिंग ये था कि जो भी स्लम एरिया में रहते हैं इंडिया में उनको घर मिले। और अब 2022 के लिए गवर्नमेंट का प्लान क्या था, हाउसिंग फॉर ऑल एक स्कीम लेकर आया 2022 में करंट गवर्नमेंट। अगला वाला स्कीम तो फेमस है जैम और डीबीटी। जैम क्या है, जन धन योजना, आधार एंड मोबाइल। आधार कार्ड और मोबाइल कार्ड से आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट किया जाएगा और आपके अकाउंट में वहां से डायरेक्ट पैसा जाएगा। ठीक है, इसको डीटी भी बोला गया, डीबीटी, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट। जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाए ताकि बीच में कोई मिडिलमैन पैसा खा ना जाए। ठीक है, अगला टॉपिक आया अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इसमें खाली काम का एक बात है, कितना टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। पहला बोला गया वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा को, पहला बात तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बोलो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या समझते हो? काम नहीं मिलता, जिनको काम नहीं मिल रहा, गलत बात। जो काम करने का एबिलिटी भी रखते हैं और जिनका काम करने का मन भी है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। हम दो बात जोड़ दी आपके डेफिनेशन में खाली, एबिलिटी एंड विलिंगनेस एट अ डिफाइंड वेज रेट। हम आपको बोला अंकिता 20,000 रुपया महीना देंगे, मेरे अकाउंट्स का काम कर दोगे। अंकिता को अकाउंट्स का काम आता है, एबिलिटी है ना, हाँ अकाउंट्स आता है ना, कॉमर्स के स्टूडेंट हो बाबा। हाँ तो हाँ बोलो, डराओ मत। ठीक है, तो अंकिता को अकाउंट्स का काम आता है, एबिलिटी है। अंकिता को 20,000 में काम करने का मन भी है। अब अंकिता को काम नहीं मिले तो अंकिता अनएम्प्लॉयड कहलाएगी। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड कहलाएगी। ठीक है, और वॉलेंट्री मतलब अपने मन से काम नहीं करेंगे। अंकिता के पास बहुत पैसा, अंकिता का काम करने का मन नहीं। तो यहां पर डेफिनेशन में दो ही काम का बात था, एबिलिटी एंड विलिंगनेस एट अ डिफाइंड वेज रेट। उनको जॉब नौकरी नहीं मिले तो वो कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और भी बहुत टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट रखा गया। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कभी कभी काम पे नहीं है, मतलब कभी काम पे है, टेम्पररी अनएम्प्लॉयड है मतलब। ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्गर टाइम, लंबे टाइम से काम पे नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस व्हेन द नंबर ऑफ जॉब क्रिएटेड फेल टू मैच द नंबर ऑफ जॉब सीकर। एक काम के लिए 10,000 लोग अप्लाई किए, पोस्ट केवल 6,000 है, तो 4,000 तो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे ना जी। ये स्ट्रक्चरल है। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट मतलब देखो होता क्या, अंकिता में एक जॉब छोड़ा दूसरा जॉब ज्वाइन किया, उस बीच में गैप होगा ना। हम मान लो एशियन छोड़ दिया है अभी और अब हम जून जुलाई में जाके कोई और स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छा, तो ये 2 महीना में अनएम्प्लॉयड रहा, इसको बोलेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बोला सीजनल एम्प्लॉयमेंट। भैया जब सीजन होता तब काम मिलता, ऑफ सीजन में हमको काम नहीं मिलता, जैसे फार्मर्स को। अगला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, एक जहाँ पे हाँ बोलो बोलो बोलो। जहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कहीं पे 5 लोगों का दरकार है लेकिन वहाँ पे एक्स्ट्रा 8 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, काम तो 5 लोगों का ही है मतलब, यानी 3 लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो रहा। परफेक्ट, परफेक्ट, इसको बोलेंगे डिसगाइज्ड। एजुकेटेड एम्प्लॉय मतलब पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनको उसी चीज का काम नहीं मिल रहा। कोई और काम कर सकते हैं वो, लेकिन जो जिस चीज का पढ़ाई किया वो काम नहीं मिल रहा। अब अगला क्वेश्चन तो ज्ञानबाजी है। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे है जिसके कारण मशीन ही मैक्सिमम काम कर दे रहे, लैक ऑफ स्किल फॉर्मेशन, इंडिया में उतने स्किल्ड लोग नहीं है,
गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लेके आया, तो ये खाली नाम याद रखने हैं सारे। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिन लोगों के पास गांव में जमीन नहीं है उनको काम देने का काम किया गया। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम लाया गया 1993 में कि 100 डेज का अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मिले सबको। सेल्फ एम्प्लॉयड टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, 1983 में प्लान लॉन्च किया गया कि उनको ट्रेनिंग दिया जाए, कम रेट पे लोन दिया जाए कि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन पुअर, गांव में जो शहरी गरीब लोग हैं उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1986 में। नेहरू रोजगार योजना लॉन्च किया गया। तो इसमें केवल आपको नाम याद ही रखना और कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये लेटेस्ट है। मतलब आपको स्किल सिखा के काम देना, ये अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट इस पर बहुत फोकस्ड है एकदम। अभी अब कहीं पढ़ा था कौन सा एक स्टेट में इसका एक ना है इंस्टीट्यूट भी खुला है जहाँ पे हर टाइप का स्किल सिखाया जा रहा है यूथ को, ताकि वो लोग इंडिया के बाहर जाके काम पा सकें। अभी हम पढ़ा था कहीं पे, ठीक है। यही है ये चैप्टर।